नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई बिल्कुल मस्त चल रही होगी। ये वीडियो नंबर 7 है, राजा, किसान और नगर अध्याय 2 की। इसमें हम छठवें टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसमें नए नगर के बारे में हम जानेंगे। उस समय की जो 600 ईसा पूर्व के बाद और 600 ईस्वी के समय के नगरों के बारे में बात करेंगे। नगरीय जनसंख्या की बात करेंगे कि उसमें किस किस प्रकार के लोग रहते थे, वो क्या क्या काम करते थे, इसके बारे में भी जानेंगे। और इस भारतीय महाद्वीप जो उपमहाद्वीप कहलाता था, तो उसके बाहर के व्यापार के बारे में भी जानेंगे कि उस समय व्यापार कैसा चलता था। इतनी बात हम जानेंगे। और इस व्यापार को चलने के समय राजाओं और महाराजाओं ने, है ना, अपने सिक्के ढाले गए थे, उनके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि लेन देन सिक्कों के माध्यम से हुआ था। तो उनके बारे में भी आपको बताएंगे। इतनी बात आप समझ गए। सबसे पहला आपका टॉपिक है नए नगर, जो 6.1 है। दूसरा 6.2 है नगरीय जनसंख्या। तीसरा है उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार। और 6.4 है सिक्के और राजा। मुझे पता है कि आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा इसमें। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो नगरों का विकास हुआ कहाँ पर, गंगा घाटी और अन्य नदियों घाटियों में। कब? सिंधु घाट सभ्यता के नगरों के बाद ये दूसरा काल था जब नगरों का उदय हुआ। हाँ, ये कब से भारतीय महाद्वीप में 600 ईसा पूर्व से शुरू हुआ। उस समय ज्यादातर जो नगर थे वो या तो किसी राज्य की राजधानी होते थे, हाँ, और या किसी कारणवश वो ज्यादा प्रचलित हो गए थे, लोगों में प्रसिद्ध हो गए थे। देखिए, आपके स्क्रीन पर एक मैप दिख रहा होगा। उस मैप में या अपनी किताब में आप देख सकते हैं, ये भारतीय नक्शा है, भारत का नक्शा है। इसमें मैं आपको कुछ नगरों के बारे में बताता हूँ, हाँ, जो या तो किसी स्थल मार्ग के किनारे होंगे या किसी नदी मार्ग के किनारे होंगे। हाँ, तो ये संचार रास्तों पर जो संचार मार्ग हैं उनके किनारे थे, है ना। तो उनके बारे में आपको बताऊं। नए नगर का जो टॉपिक है 6.1, उसके बारे में हमने चर्चा कर रहे हैं। देखिए, अधिकांश नगर महानगरों की राजधानी थी। महानगर मतलब महाराज्यों की राजधानी थी। कहने का मतलब ये है, संचार मार्ग के किनारे ये नगर थे। और संचार मार्ग उस समय दो थे, जल मार्ग और स्थल मार्ग। या तो ये जल मार्ग के किनारे थे या स्थल मार्ग के किनारे थे। ठीक है बच्चों, ठीक। हाँ, अब आपको मैं एक पाटलिपुत्र नगर का चित्र बता रहा हूं, आप उसमें देखें। किसमें? आपके नक्शे में। ठीक है। पाटलिपुत्र जो वर्तमान पटना है, उस समय कहाँ? नदी मार्ग के किनारे ही था। ठीक है। दक्षिणी भारत में देखिए, फुहार नाम का एक नगर है, हाँ, जो समुद्र के किनारे है, समुद्रीय किनारे है। उसको देख लीजिए, दक्षिणी जो दक्षिण में नीचे साइड, भारत का जो नक्शा है उसके नीचे साइड देखिए, वहां पे आपको फुहार दिख रहा होगा। ठीक है। ऐसे ही उज्जैनी है। उज्जैनी नगर मार्ग था। ठीक है, जो स्थलीय मार्ग पर था। किस पर था? स्थलीय मार्ग पर था। और ये आगा आगागमन मतलब जो रास्ता था उसमें उसमें पड़ता था। कौन सा? उज्जैन, मध्य क्षेत्र में पड़ता था। और वर्तमान में भी उज्जैन मध्य क्षेत्र में है। उज्जैन कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है। अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो मथुरा था, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश में पड़ता, श्री कृष्ण की जन्मभूमि, हाँ, वो भी एक व्यवसायिक केंद्र था उस समय, अभी भी है। उस समय ये अत्यधिक व्यवसायिक केंद्र था, एक स्थलीय मार्ग से जुड़ा हुआ था, ये सांस्कृतिक केंद्र भी था और एक राजनीतिक केंद्र भी था। इतनी बात मैंने आपको बताई कि उस समय जो नगर थे वो कैसे थे। या तो किसी राज्य की राजधानी होंगे वो, या किसी बड़ा नगर होंगे यो, जो किसी कारण फेमस हो गया, उस समय प्रसिद्धि पा गया हो। कैसे? या तो सांस्कृतिक कारणों से प्रसिद्धि पा गया हो, या कोई राजधानी के कारण प्रसिद्धि पा गया हो,
या किसी व्यवसायिक केंद्र के कारण प्रसिद्धि पा गया हो। तो इस प्रकार के नगर उस समय थे। कब? 600 ईसा पूर्व से इनके बारे में प्रमाण मिलते हैं। आपको समझ में आ गया? ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि जो पाटलिपुत्र नगर है उसका एक उदाहरण मैं आपको दे दूं। पाटलिपुत्र देखिए बिहार वाले क्षेत्र में है। स्क्रीन पे भी देख सकते हैं पाटलिपुत्र जो नदी के किनारे बसा था। ठीक है। ये पाटलिपुत्र एक गांव था पहले। कब? 600 ईस्वी के समय, 600 ईसा पूर्व के समय। ठीक है। लेकिन 5वीं सदी ईसा पूर्व में जो पाटलिपुत्र के शासक थे, मतलब सॉरी, जो मगध के शासक थे, वह राजगृह से राजधानी छोड़कर पाटलिपुत्र में राजधानी बसा देते हैं। और ये नगर जो पाटलिपुत्र था वो 4वीं सदी आते आते मौर्यों की राजधानी बन जाता है। और इस समय ये सबसे बड़ा एशिया, भारत का ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा नगर बन जाता है। ठीक है। इस प्रकार आपको पाटलिपुत्र के बारे में पता चला। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब 7वीं सदी आई, 600 ईसा पूर्व से लेके 700 के ईस्वी के बीच, 700 ईस्वी के बीच में, सॉरी, 600 ईस्वी के समय से 700 ईस्वी के समय जब चीनी यात्री स्वयं भारत आया तो वो इस नगर में जाके देखता है पाटलिपुत्र में, तो वहां पे उसको कुछ नहीं मिलता। वहां पे खंडर मिलते हैं। ठीक है। और जनसंख्या भी कम हो गई थी वहां पे। इतनी बात आपको समझ में आ गई? मैं यहाँ पे मानता हूं कि आपको नगरों के बारे में पता चल गया कि 600 ईसा पूर्व के समय किस प्रकार के नगर थे। हैं? या तो वो समुद्र किनारे थे, या जल मार्ग या स्थल मार्ग के किनारे थे, या किसी सांस्कृतिक गतिविधि या राजनीतिक गतिविधि या आर्थिक कोई भी गतिविधि के कारण क्या है, फेमस हो गए थे। अब मैंने मथुरा, पोहार और पाटलिपुत्र, उज्जैनी के आपको उदाहरण भी दिए। तो मुझे आशा है कि आपको ये चीज समझ में आ गई हो। ठीक है बच्चों। अब मैं आपको कुछ नगरों के बारे में बताता हूं, उनको आप मैप में देख लीजिए। देखिए ये मैप मैंने भी खोल रखा है, आप भी ये मैप खोल सकते हैं। मानचित्र 3, कुछ महत्वपूर्ण राज्य और नगर। सबसे ऊपर देखिए, इसमें तक्षशिला कुषाण शासक का क्षेत्र बताया है, ये भी एक नगर था। हाँ, और देखिए मथुरा, कन्नौज, श्रावस्ती, वैशाली, वाराणसी, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और राजगीर, महास्थान, चंद्रकेतुगढ़, ये सब नगर देखिए ज्यादातर नदियों के किनारे हैं, कुछ स्थलों के किनारे भी हैं। उज्जैनी, विदिशा, भारूकक्ष, सोपरा, देख लीजिए इनको भी देखिए, शिशुपालगढ़, उड़ीसा वाला क्षेत्र, पैठन, धान्य कटक, कोंडू मनाल, और दक्षिण में बता रहा हूं अब, कोंडू मनाल, पोहार, जो चोलचेर पांडे वाले एरिया। इसमें आप देखिए कि आपको नगरों के बारे में पता चला उस समय के। ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या दिया है, मैंने तो आपको मौके समझा दिया। अब इसको और देख लीजिए कि इसमें दिया क्या है। देखिए 6.1 स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा प्रश्न। आइए उन नगरों की बात करें जिनका विकास लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में हुआ। जैसा कि हमने पढ़ा है कि उनमें से अधिकांश नगर महाजनपदों की राजधानियां थे। हाँ, प्राय सभी नगर संचार मार्गों के किनारे बसे थे। पाटलिपुत्र जैसे कुछ नगर नदी मार्ग के किनारे बसे थे। उज्जैनी जैसे अन्य नगर भूतल मार्गों के किनारे थे। इसके अलावा पोहार जैसे नगर समुद्र तट पर थे, जहां से समुद्री मार्ग प्रारंभ हुए। मथुरा जैसे अनेक शहर व्यवसायिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों के जीवंत केंद्र थे। इतना मैंने आपको बता दिया। और मैंने आपको पाटलिपुत्र के बारे में बताया। देखिए इसमें क्या दिया था, पाटलिपुत्र के इतिहास के बारे में। प्रत्येक नगर का अपना इतिहास था। उदाहरण के तौर पर पाटलिपुत्र का विकास पाटलिग्राम नामक के एक गांव से हुआ। फिर 5वीं सदी ईसा पूर्व में मगध शासकों ने अपनी राजधानी राजगाह से हटाकर इसे बस्ती में लाने का निर्णय किया और इसका नाम बदल दिया। 4वीं शताब्दी
ईसा पूर्व तक आते आते यह मौर्य साम्राज्य राजधानी और एशिया का सबसे बड़े नगरों में से एक बन गया। मैंने यहाँ पे सबसे बड़ा नगर बता दिए थे एशिया का, लेकिन सबसे बड़े नगरों में से एक बन गया, ठीक है। बाद में इसका महत्व कम हो गया और जब चीनी यात्री स्वयं त्यांग 7वीं सदी में यहाँ आया तो उसे यह नगर खंडर में बदला मिला और उस समय यहाँ की जनसंख्या भी कम थी। इतनी आपको मैंने समझा दिया। अब चलिए अब आपको बताऊं 6.2 टॉपिक। इसमें देखिए नगरीय जनसंख्या की बात करी गई है। नगरीय जनसंख्या, अब ये आपका दूसरा टॉपिक शुरू हो रहा है। तो अपन ने नगरों के बारे में बात की, ये कहाँ पर थे, कैसे थे, हाँ किस कारण विकसित हुए, उसके बारे में पता चल गया। अब नगरीय जनसंख्या की बात करेंगे। देखिए आपको पहले भी बताया गया वो 7th क्लास या 6th क्लास में कि किले जो राजा थे वो किलेबंद नगरों में रहते थे। किस में रहते थे? किलेबंद नगर। मतलब नगर ऐसा होता था जिसमें सारा का सारा नगर एक बड़ी दीवार मतलब बड़ी पीछा प्राचीर से घिरा होता था। हाँ, ये बात आपको समझ में आई। अब इसके साक्ष्य मिलते हैं इस वाले क्षेत्रों में, जो गंगा की घाटी है ना, गंगा की जो क्षेत्र है उनसे, गंगा की सारी नदियों किनारे से ऐसे साक्ष्य मिले हैं, लेकिन पूर्णतः साक्ष्य नहीं मिले कि इसमें व्यापक स्तर पर खुदाई करवा दी जाए। क्यों नहीं करवाई जा सकती? क्योंकि इस क्षेत्र में अभी भी उन्हीं क्षेत्रों पर लोग रह रहे हैं, इसलिए व्यापक स्तर पर खुदाई नहीं हो सकती। लेकिन उनमें बहुत सी चीजें ऐसी मिली हैं जो पता चली हैं, उनके कुछ साक्ष्य मिले हैं। सबसे ज्यादा उस क्षेत्र में उस समय के जो लोग थे वो कटोरे और थालियों का प्रयोग करते थे, ऐसी मिले हैं उस समय। किसके पुरावशेषों में क्या मिला? कटोरे और थालियां मिली हैं, ठीक है। और इन पर चमकदार कलाई चढ़ाई जाती थी। हाँ, और कलाई, समझ तो कलाई कलाई चढ़ाई जाती थी। उत्तरी कृष्ण, हाँ इनको कहते थे उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र। क्या कहते थे बच्चों? उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र। क्या कहते थे बच्चों? उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र। समझ में आ गया? उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र इनको कहा जाता था। अब इनमें से कई और भी पदार्थों के आपको क्या मिले? सामान मिले हैं। तो पहले मैं आपको पदार्थ बता दूं किस किस के पदार्थों के सामान मिले हैं। देखिए सोने के मिले हैं, सोना धातु के मिले हैं, सोना। दूसरा चांदी, चांदी, ठीक है। कांस्य, तांबे, कांस्य, तांबे, तांबे और हाथी के दांत, हाथी के दांत, दांत और शीशे के। किसके बच्चों? शीशे के, शीशे के। हाँ, इनके उपकरण मिले, इनके सामान मिले हैं, ठीक है। इनके क्या क्या उपकरण मिले हैं? तो गहने मिले हैं, हाँ उपकरण मिले हैं अलग अलग प्रकार के, हथियार बने मिले हैं, बर्तन मिले हैं, सीप और पक्की मिट्टी मिली, सीप और पक्की मिट्टी के बर्तन मिले हैं। हाँ, अब यहाँ पर देखिए क्या क्या मिला है, मैं इसको लिख भी दूं। देखिए क्या क्या मिला है। नंबर 1 गहने मिले हैं, गहने बनते थे इनके। दूसरा उपकरण बनते थे, कुछ कुछ अलग अलग खेती के अलग अलग उपकरण। और क्या होता था? हथियार मिले हैं। क्या मिले हैं? हथियार, सॉरी हथियार। और क्या मिला है? बर्तन मिले हैं। हाँ, और सीप के और पकी मिट्टी भी मिली है, पकी मिट्टी के बर्तन वगैरह मिले। इतनी बात आपको समझ में आई। अब ये वाले जो उपकरण हैं इनका, जो चांदी के जो उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र मिले हैं, इनको थाली और उसके मिले ना कटोरी, तो इस पर कलाई की परत चढ़ाई गई थी। तो ये वाले धनिक वर्ग इनका प्रयोग करते थे, ठीक है।
कौन प्रयोग करते थे? हाँ, और देखिए कि इस समय के काल से क्या क्या मिला, ये साक्ष्य ही तो है जो उस समय के बारे में बता रहा है। और इसी समय जो द्वितीय सदी के समय से क्या है, द्वितीय सदी के समय से कई छोटे छोटे अभिलेख मिले हैं जगह जगह से। हाँ, ऐसे कौन से अभिलेख? दानात्मक अभिलेख मिले हैं। और उस समय से क्या मिले? दानात्मक अभिलेख। दानात्मक अभिलेख ये मिले हैं उस समय की, जो इस बात का प्रमाणित करते हैं कि उस समय किसी लोगों ने क्या किया, दान किया है। हाँ, इसमें दान दाता का नाम लिखा होता था। किसका नाम लिखा होता? दान दाता का। जो दान करता था, दाता का नाम लिखा होता था, और साथ में क्या लिखा होता था? उसका कार्य, वो क्या कार्य करता था। इतनी बात आपको समझ में आए? कार्य लिखा होता था, और दानदाता का व्यवसाय मतलब व्यवसाय लिखा होता था। कार्य मतलब व्यवसाय, वो क्या काम करता था। ठीक है, तो उससे हमें पता चलता था कि वो लोग क्या क्या काम करते थे उस समय। तो उस समय कई लोगों को धोबी के बारे में पता चला है कि धोबी थे जो कपड़े धुलते हैं। नंबर 2, और क्या मिला है? धोबी के साथ क्या मिला है? बुनकर मिले हैं, बुनकरों के नाम आए हैं। तीसरा, बुनकरों के साथ लिपिकों के बारे में पता चला है। लिपिक कौन होते हैं? जो लिपि लिखते हैं। हाँ, कुछ पत्र वगैरह या कुछ भी लिखना हो उसके बारे में लिखते हैं। बाड़ाइयों की पता चला है। बढ़ई, बाड़ाई जो लकड़ी वगैरह का काम करते हैं। हाँ, कुम्हार के बारे में पता चला है। कुम्हार और स्वर्णकार मतलब सोनी। सोनी वर्तमान में ज्वेलर्स वगैरह होते हैं ना, वो स्वर्णकार, छठवा कुम्हार के बारे में पता चलता है। इनके बारे में जानकारी मिलती है उस समय उन अभिलेखों से। और इनमें राजाओं के अभिलेख भी शामिल थे, क्यों? राजा भी दान देते थे। यहां पे हम शहरों के बारे में देख रहे हैं कि उनमें कौन कौन से लोग रहते थे। क्या इनके साक्ष्य मिले, इनके बर्तन वगैरह कुछ उपकरण मिले हैं जो यहाँ पे लिख दिए। हाँ, और ये सारी जानकारी मैंने आपको दी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। अब देखिए एक चीज और मैं बता दूं कि ये सब दान देते थे। अब एक व्यक्ति दान नहीं देता था। हाँ, एक व्यक्ति भी दे सकता था, और कभी कभी इनके समूह भी दान देते थे। ठीक है, समूह के दान देने के जो अभिलेख मिलते हैं उससे जानकारी मिलती है। अब देखिए मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इसमें कुछ उत्पादक थे। हाँ, कुछ कुछ श्रेणियां थी। श्रेणियां क्या सी थी? जो समूह थे, लिपियों के समूह मतलब लिपिकारों के समूह हो, हाँ, शिल्पकारों के समूह हो, या कोई बनकरों का समूह हो, तो इनके जो समूह थे उनको कहते थे श्रेणी। क्या कहते थे बच्चे? श्रेणी कहते थे। श्रेणी, श्रेणी कहा जाता था। तो श्रेणी इनके समूह को कहा जाता था। ये व्यापारियों की और उत्पादकों की श्रेणी होती थी। या तो वो उत्पादन करते थे या व्यापारियों के संघ होते थे। इतनी बात आपको समझ में आई? ये कच्चा माल खरीद कर उसका बनाकर उसको बाजार में ही बेच देते थे। और शायद इसी कारण लोहे के जो उपकरण मिले हैं उस समय के, तो उस समय के जो शिल्पकार थे, लोहे के उपकरणों की डिमांड हुई होगी, तो इन्होंने लोहे के उपकरण भी बनाए होंगे। चलिए अब मैं आपको इसमें और बता दूं पढ़ के, आपकी स्क्रीन पे भी दिखेगा इसके बारे में। देखिए, हमने पढ़ा है कि शासक वर्ग, यहाँ पे संभ्रांत वर्ग और शिल्पकार के बारे में बताया है। शिल्पकार तो जो कुछ कुछ सामान बनाते हैं। संभ्रांत मतलब होता है, संभ्रांत मतलब होता है अमीर लोग, है ना, जो बड़े पैसे वाले लोग होंगे वो संभ्रांत वर्ग। इसमें आते हैं अमीर। ठीक है, संभ्रांत मतलब होता है अमीर। इतनी बात आपको समझ में आई? चलो अब इसको पढ़ते हैं। स्क्रीन पे भी देखते चलना। अगर आपको किताब देखना तो 6.2 का किताब देख सकते हैं, नगरीय जनसंख्या, या आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। हमने पढ़ा कि शासक वर्ग और राजा किलेबंद नगरों में रहते थे।
मैंने बताया ही, वो किलों के बीच में रहते थे, पूरा किले में, पूरे एक बाउंड्री के अंदर शहर बसा होता था, ठीक है, और उसमें राजा रहते थे। यद्यपि इनमें अधिकांश स्थलों पर व्यापक रूप से खुदाई करना संभव नहीं है, क्योंकि आज भी इन क्षेत्रों में लोग रहते हैं। हड़प्पा शहरों में तो खुदाई हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे लोग नहीं रहते थे, लेकिन फिर भी यहाँ से भिन्न प्रकार के पुरा अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्या मिले? पुरा अवशेष। पुरा अवशेष मिले हैं। पुरा अवशेष मतलब पुराने अवशेष। इनमें उत्कृष्ट श्रेणी के मिट्टी के कटोरे क्या मिले? उत्कृष्ट श्रेणी के मिट्टी के कटोरे मिले हैं। किस प्रकार के कटोरे? मिट्टी के। हाँ, देखिए इस टाइप के कटोरे थे। हाँ, मिट्टी के कटोरे और थालियां मिली हैं, इस टाइप की थालियां मिली, जिन पर चमकदार कलाई चढ़ी है। इन्हें उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र कहा जाता है। मैंने बताई है कि इनको उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र कहा जाता है। संभवतः इनका उपयोग अमीर लोग किया करते होंगे। साथ ही सोने, चांदी, कांसे, तांबे, हाथी के दांत, शीशे जैसे तरह तरह के बर्तनों के बने गहने, उपकरण, हथियार, बर्तन, सीप और पकी मिट्टी मिली है। ये अवशेष मिले, पूरा अवशेष। द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व आते आते हमें कई नगरों में छोटे दानात्मक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। कहाँ पर? कुछ नगरों से क्या मिला है? छोटे दानात्मक अभिलेख प्राप्त हुए। इनमें दाता के नाम के साथ साथ प्राय उसके व्यवसाय का उल्लेख भी होता था। इनमें नगरों में रहने वाले धोबी, बुनकर, लिपिक, बढ़ई, कुमार, स्वर्णकार, लोहाकार, अधिकारी और धार्मिक गुरु, व्यापारी और राजाओं के बारे में विवरण मिले हैं। मैंने आपको जानकर बता दी है। इसमें कभी कभी उत्पादक और व्यापारियों को संघ का भी उल्लेख मिलता है, जिन्हें श्रेणी कहा गया है। ये श्रेणियां संभवतः पहले कच्चे माल को खरीदती थी, फिर उनसे सामान तैयार कर बाजार में बेच देती थी। यह संभव है कि शिल्पकारों ने नगर में रहने वाले सब भ्रांत लोगों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कई प्रकार के लोहे उपकरणों का प्रयोग किया है। वो इतनी बात आपको समझ में आई? मैंने समझा भी दिया और इसमें किताब में पढ़ के ही बता दिया, और ये टॉपिक आपकी स्क्रीन पे ही दिखे होंगे। अब यहाँ पे देखिए चित्र नंबर 2.6। यहाँ पे एक मूर्ति का चित्र है जो आदि दी हुई है। यह प्रतिमा की भेंट, यह मथुरा से मिली हुई मूर्ति का भाग है। इस पर प्राकृत में अभिलेख है, जिसमें कहा गया कि एक स्वर्णकार धर्मक की पत्नी नागपिया ने इसे एक धार्मिक स्थल में स्थापित किया था। तो इससे आपको ये पता चल गया कि जो अभिलेख खुदे होते थे छोटे छोटे, तो उसके बारे में एक प्रकार चित्र बना के आपको दिया है, ये वाला चित्र। ठीक है, ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। जो आपका तीसरा टॉपिक है उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम शुरू करने जा रहे हैं 6.3 टॉपिक। इसमें दिया है कि उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार, उसके बारे में आपको बताएंगे। देखिए ये है आपका उपमहाद्वीप। ये भारत दिख रहा होगा, भारत दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा होगा। हाँ, तो ये आपको उपमहाद्वीप है जिसमें पाकिस्तान और नेपाल, काठमांडू, भूटान, बांग्लादेश ये सभी शामिल हैं। यही है उपमहाद्वीप आपका। इसके बारे में बात करें तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से उपमहाद्वीप में नदी मार्गों और भूमार्गों को मानो जाल सा बिछ गया था। मतलब यहाँ पर पूरे भारत में क्या है? भूमार्गों और जल मार्गों का क्या बच गया था? जाल बच गया था। कब? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के समय। मध्य एशिया और उससे भी आगे तक भूमार्ग थे। मध्य एशिया कौन? ये देखिए, ये आपका भारत है और इसके ऊपर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान दिए हैं और तुर्कमेनिस्तान भी दिया है। तो जो तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान वाला क्षेत्र है, ये क्या है? मध्य एशिया है। और मध्य एशिया के क्षेत्र में ये क्या है? इसके व्यापार के रास्ते जाते थे। देखिए, हाँ, उस समय जो रास्ते जाते थे वो समुद्री मार्ग से भी होता था। यहां से लोग इस वाले किनारे से कहाँ चले जाते थे? इस वाले क्षेत्र तक चले जाते थे, और यहां से ये मार्ग होता हुआ ये यहाँ से स्थल मार्गों को ज्वाइन करते थे, और ज्वाइन करते हुए इस वाले मार्ग यूरोप तक भी ये व्यापार फैला था। हाँ, और ये भूमध्य सागर है, ये भूमध्य सागर है इस वाले एरिया। तो भूमध्य सागर वाले एरिया में क्या करते थे? वो
व्यापार चलता था। यहाँ का माल कहाँ तक पहुँचता था? यूरोप तक फैला था, मतलब यूरोप तक पहुँचता था। इतनी बात आपको समझ में आई। और इधर से जो दक्षिण भारत है, इस वाले कोने से, इधर वाला तो ये समुद्री मार्ग और स्थल मार्गों से ऐसे मार्ग गए थे, और इधर देखिए इस वाले क्षेत्र से भी ये मार्ग इस वाले क्षेत्र तक और अफ्रीका तक, ये अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप तक गए थे। समझ में आए? तो यहां से जो माल था अन्य व्यापारी के माध्यम से भूमध्य सागर होते हुए यूरोप तक पहुंचता था। और यूरोप में रोम का व्यापार, रोम का राज्य था, है ना, रोम राज्य, 11वीं में पढ़ा होगा। तो इस वाले व्यापार तक यहां से क्या था, व्यापार चलता था। ठीक है। और यहां से इस वाले इस साइड, पूर्वी साइड भारत के, तो पूर्वी साइड भारत के इधर समुद्र के किनारे और स्थलीय मार्गों से भी चीन और मंगोलिया, इस वाले रूस तक क्या था, व्यापार होता था समुद्री मार्ग से और स्थलीय मार्ग से। इस वाले क्षेत्र तक भी ये क्षेत्र फैला हुआ था। तो उस समय इतना व्यापार था, कैसा, स्थलीय मार्ग भी था और जलीय मार्ग भी था। कब? 600 ईसा पूर्व से। इतनी बात आपको समझ। चलिए इसको आगे देखते हैं। तो कई दिशाओं में फैला हुआ था, मध्य एशिया और इसमें आगे तक भूमार्ग थे। मध्य एशिया में थे, मैंने बताया मध्य एशिया के जो कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये वाले उज्बेकिस्तान वाले एरिया, ये मध्य एशिया है। हाँ, इसके आगे तक व्यापार फैला हुआ था। उससे भी आगे तक भूमार्ग थे। समुद्र तट पर बने कई बंदरगाह। बंदरगाह क्या होता है? समुद्र तट पर जो पोर्ट होते हैं उनको बंदरगाह कहते हैं, जहां से जहाज वगैरह चलते हैं। जल मार्ग अरब सागर से होते हुए उत्तरी अफ्रीका और पश्चिम एशिया तक फैला गया। पश्चिम एशिया, पश्चिम का ये वाला भाग क्या कहलाता है? पश्चिम एशिया। और ये है अरब सागर, है ना। अरब सागर से होते हुए यहाँ तक, और इधर जो पूर्वी अफ्रीका है यहाँ तक फैला। और इस वाले क्षेत्र से इस वाले क्षेत्र में, मतलब यूरोप वाले क्षेत्र में भी चला गया यहाँ पे। हाँ, और एशिया तक फैल गया। बंगाल की खाड़ी से यह मार्ग चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैल गया। यह है आपका दक्षिण पूर्व। इसमें मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, सुमात्रा, बोर्नियो, है ना, इंडोनेशिया वाले देश हैं। ये दक्षिण एशिया, यहाँ तक बंगाली खाड़ी से फैला समुद्र के मार्ग से, और इधर एसी से मार्ग से होते हुए चीन तक भी, चीन रूस तक पहुंचा, जापान तक। आपको सिल्क मार्ग के बारे में पता है, जो 7th क्लास में बताया था, तो उसमें भी ये जानकारी दी गई है। इन मार्गों पर चलने वाले व्यापारियों में पैदल फेरी लगाने व्यापारी, सॉरी एक चीज और बता दूं, अब ये समुद्री मार्ग और स्थलीय मार्ग बन गए। तो इन मार्गों पर राजस्व इकट्ठा करने के लिए जो राजा थे उस समय के, अलग अलग देशों में या अपने देश में, तो वो जो पद थे उन पर नियंत्रण करने की कोशिश करते थे। जिससे कि नियंत्रण रहेगा तो उनसे क्या, चुंगी वसूल पाएंगे, मतलब राजस्व वसूल पाएंगे। किससे? व्यापारियों से। और जो व्यापार था वो राजनीतिक सीमा में बंधा नहीं था, है ना। तो उनसे क्या, ये चुंगी लेने के लिए एक काम करते थे कि जो पद थे उन पर क्या करते थे, अपना प्रभाव रखना चाहते थे, अपनी सीमा के अंदर रखना चाहते थे। इसलिए उनकी होड़ लगी रहती थी। जो राजा एक दूसरे पर भी लड़ाई लड़ते थे पदों के चक्कर में, जैसे कि जल मार्ग है तो उस पर, और स्थल मार्ग है तो उस पर। इन मार्गों पर चलने वाले व्यापारियों में पैदल फेरी लगाने वाले व्यापारी तथा बैलगाड़ी, इनमें व्यापारी कौन थे? एक तो पैदल चलने वाले फेरी लगाने वाले व्यापारी थे, और एक बैलगाड़ी और घोड़े खच्चरों जैसे जानवरों के दल के साथ चलने वाले व्यापारी होते थे। साथ ही समुद्री मार्ग से भी लोग यात्रा करते थे, जो कि खतरनाक तो थी लेकिन बहुत लाभदायक भी होती थी। तमिल भाषा में मस्त मस्त मस्तूबन और प्राकृत में सातवाह और सेट्टी के नाम से प्रसिद्ध सफल बड़े व्यापारी बड़े धनी हो जाते थे। यहाँ पर तमिल भाषा में मस्तूबन दिया है। किसमें दिया है? तमिल भाषा मत्सुबन दिया है। क्या दिया है? मस्तूबन, ठीक है। ये, और प्राकृत में क्या दिया है? सातवाह है। क्या दिया बच्चे? सातवाह है। हाँ, और सेठी के नाम प्रसिद्ध हैं। एक मत्स्यबन और एक है प्राकृत सातवाह सेठी। इसमें मेरी जीभ लड़खड़ा रही है बोलने में,
तो कोई बात नहीं, आप उसका सही उच्चारण कर लेना, ठीक। क्योंकि मेरी, हाँ, यहाँ पे सेट्टी के नाम से प्रसिद्ध सफल व्यापारी, तो ये क्या थे, व्यापारी थे। कौन थे, मत्सुबन और साधवा और सेट्टी, ये क्या थे, व्यापारी थे जो सफल व्यापारी थे। उस समय नमक, अनाज, कपड़ा, धातु और सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए जाते थे। क्या क्या पहुंचाया जाता था, नमक, अनाज, कपड़ा, धातु और उनसे निर्मित उत्पाद, जैसे पत्थर, इनसे उससे निर्मित उत्पाद जैसे पत्थर, लकड़ी और जड़ी बूटी जैसे अनेक प्रकार के सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए जाते थे। रोमन साम्राज्य काली मिर्चें जैसे मसालों तथा कपड़ों व जड़ी बूटियों की भारी मांग थी। जो रोमन साम्राज्य था वो कहाँ पर था, ये यूरोप वाले, इटली वाले क्षेत्र में रोमन साम्राज्य फैला हुआ था, और ये भूमध्य सागर के किनारे था, ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र अफ्रीका के क्षेत्र में फैला था और यूरोप में भी फैला था ये रोमन साम्राज्य। तो इस वाले क्षेत्र में व्यापार चलता था। तो इनमें क्या डिमांड थी, जो रोमन साम्राज्य में काली मिर्च जैसे मसालों, कपड़ों व जड़ी बूटियों की भारी डिमांड थी। इतनी बात आपको समझ में आई। अब मैं आपको एक मालाबार तट, जो स्रोत नंबर 9 है, आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, उसको देख लीजिए। ये आधुनिक केरल वाला क्षेत्र है। मालाबार तट इस वाले क्षेत्र में पड़ता है, यहाँ पे जो केरल वाला एरिया है वहां पे, ठीक है। इसमें देख लीजिए, अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो इसमें देखिए, ये भारत है, इस वाले एरिया में केरल पड़ता है, ये है मालाबार तट, ठीक है। इसके बारे में बता रहे हैं, इसमें स्रोत नंबर 9 में देखिए, यह एक यूनानी समुद्र यात्री, कौन था, एक यूनानी समुद्र यात्री था, के रचित पेरिप्लस ऑफ इरेथियन सी की का एक अंश है। एक किताब लिखी गई थी, एक किताब रचना करी गई थी, एक रचना करी गई थी किसने, यूनानी यात्री के द्वारा, जिसका नाम के बारे में पता नहीं है, हाँ, का एक अंश है। इसमें लगभग प्रथम शताब्दी के बारे में बताया है, जो प्रथम शताब्दी ईस्वी है उसके बारे में बताया है। देखिए, भारी मात्रा में काली मिर्च और दाल, चीनी खरीदने के लिए बाजार वाले नगरों में वे विदेशी व्यापारी जहाज भेजते हैं। एक तो यहाँ भारी मात्रा में सिक्कों, पुखराज, सूरमा, मूंगे, कच्चे शीशे, तांबे, टिन और शीशे का आयात किया जाता है, और इन बाजारों के आसपास भारी मात्रा में उत्पन्न काली मिर्च का निर्यात किया जाता है। इसके अलावा उच्च कोटि के मोतियों, हाथी के दांत, रेशमी वस्त्र और विभिन्न प्रकार के पारदर्शी पत्थरों, हीरो और काले नंग कछुओं की खोपड़ी का भारी मात्रा में आयात होता है। तमिलनाडु कहाँ पड़ेगा, ये है इस साइड तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु के कोंडू मनाल में बहुमूल्य और कम मूल्यवान पत्थरों से बनाए जाने वाले मूंगों के उद्योगों के पुरातात्विक साक्ष्य मिले। यह संभव है कि पेरिप्लस में वर्णित पत्थरों को इन्हीं तटवर्ती बंदरगाहों तक स्थानीय व्यापारी लाए होंगे। यहाँ पे आपने देखा। अब नीचे एक और चीज दी है कि पेरिप्लस यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है समुद्री यात्रा, और इरिथियन यूनानी भाषा में लाल सागर को कहते हैं। और लाल सागर कहाँ पड़ता है, ये वाला क्षेत्र है ये, ठीक है, दिख रहा होगा, यहाँ पे देख लीजिए। आप क्या है, ऐसे जुगाड़ बना के पढ़ा रहे हैं, ये लाल सागर है, ठीक है। आप समझ में आ गया तुमको। चलिए, तो भाई ये आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब अपन 6.4 सिक्के और राजा के बारे में जानेंगे। चलिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं।